तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से हर बार ये सुनने को मिलता था कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इस बार हम लोगों ने देख भी लिया कि कितना ज़रूरी है। कई साल गर्मियाँ पड़ी, कई साल भीषण गर्मी पड़ी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एसी में भी पसीने छूट रहे हैं। आप एक ठीक ठाक कपड़े पहन के कहीं बैठ जाइए तो बैठना दूभर है। तो शायद एक संकेत है, यहाँ से अगर हम लोग समझ जाएं तो समझ जाएं। पेड़ लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, नहीं लगा सकते तो किसी को दान दे दें, वो लगाएं। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो हम तो ठीक हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो रास्ता है बड़ा मुश्किल कर देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जो तापमान है शायद बहुत ज़्यादा हाई जाएगा और ये हम सबके लिए एक खतरे की बात है। तो ज़रूर पेड़ लगाइएगा। अपने आसपास बरसात के मौसम में जो पेड़ उग रहे हैं उनको ठीक से पनपने दीजिएगा। बहुत साफ़ सफाई के चक्कर में उनको काटिएगा मत, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में हर घर में एसी होगी और एसी की जो मशीनें हैं उनको भी ठंडा करने के लिए एक अलग एसी होगी। और ये चीज़ें कहने को सही लग रही हैं, बाकी होंगी नहीं। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और एक चीज़ हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ सभ्यता, संस्कृति, पिता माता के आदर सम्मान की बात होती है, उनकी खुशियों के लिए, औलाद की खुशियों को न्यौछावर किया जाता है। कई जगहों पे ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ये चीज़ें हर जगह सही नहीं है। हर बार माँ बाप अपने ज़िद में, अपने एटीट्यूड में आके अपने बच्चों को लेके कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो शायद उनके लिए बेहद मुश्किल होते हैं और फिर वो चीज़ें माँ बाप को भी झेलनी पड़ती हैं। अब किसी बच्चे का कहीं मन है शादी करने का, माँ बाप सुनते ही नहीं, लव मैरिज के नाम पे पहले ही भड़क गए। एक लाइन ये चिपका देंगे कि तुम अपनी मम्मी को देखो, शादी से पहले मुझे नहीं जानती थी, क्या हम लोग सुखी नहीं हैं। वो टाइम दूसरा था, ये टाइम दूसरा है। आजकल सबके अफेयर होते हैं, सब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, नए रिलेशन में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एक बार अगर बेटा या बिटिया कह रही है तो शायद उसकी मर्ज़ी सुन लेनी चाहिए। नहीं सुनते हैं तो फिर उसके खामियाजे भी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको कहानी के माध्यम से बताऊँगा। बिहार में एक जगह लगती है नालंदा, शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इसी नालंदा में एक थाना पड़ता है, दीपनगर थाना। और इसी दीपनगर थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है चकदिलवार गांव। और इसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था दीपनाथ। दीपनाथ शादी के लायक हुआ, माँ बाप उसके लिए अब रिश्ता देखने लगे। हालांकि दीपनाथ जो था वो कहीं और शादी करना चाह रहा था। उसने अपने माँ बाप को बताया, कहा कि नहीं, मैं किसी से प्रेम करता हूँ, उससे शादी करूँगा। लेकिन ये बात जब माँ बाप सुनते हैं तो सुनने के बाद अच्छे खासे नाराज़ होते हैं, काफ़ी ड्रामे करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें खुश देखना चाहते हो तो हम जहाँ बता रहे हैं वहीं शादी करो, अपनी मर्ज़ी से तुम्हें शादी नहीं करनी। दीपनाथ भी बेचारा शांत हो जाता है। शांत होने के बाद माँ बाप एक लड़की जिसका नाम था अर्निका से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स होती है, उसके बाद तमाम रीति रिवाज होते हैं। लड़की की उम्र बामुश्किल 20 से 22 साल, अर्निका की जो उम्र थी बामुश्किल 18 से 19 साल। 18 से 19 साल में इसी साल 2024 के शुरुआती महीनों में अर्निका और दीपनाथ की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होती है, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से रहने लगते हैं, तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक। अर्निका भी अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा करती है। इधर जो दीपनाथ है वो भी अपनी बीवी के तमाम खुशियों का ध्यान रखता, उसको खुश करने की कोशिश करता, उससे पूछता रहता कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, कोई ज़रूरत की चीज़ अगर ना हो तो एक बार बोल देना। ये तमाम चीज़ें होती रही। वक्त गुजरा, जून का महीना आ गया। अब जैसे ये जून का महीना आया, इस जून के महीने में एक बेहद अजीब चीज़ हुई। दरअसल जो अर्निका थी, 3 जून की बात है, यानी अभी चंद दिन पहले 3 जून को अचानक से गायब हो जाती है। अब एक नई नवेली बहू जो अभी चंद महीने पहले आई है, अचानक से गायब हुई। परिवार वाले एकदम परेशान कि कहाँ गई है। एक तो लोक लाज का डर, जो कि गांव का मामला, कोई जानेगा तो क्या कहेगा। उन्होंने गुपचुप तरीके से ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले आसपास जो रिश्तेदार थे उनसे पूछा, बड़ा सोचते संकोचते हुए अर्निका के घर वालों से पूछा कि क्या अर्निका वहाँ आई है।
साथ ही आसपास के और लोगों को भी धीरे धीरे पूछना शुरू किया कि क्या आपके घर गई है। लेकिन अब देखते ही देखते जब शाम हो गई और अर्निका मिली नहीं, परिवार वाले परेशान बदहवास भाग के जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे अर्निका की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब अर्निका की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो गई, पुलिस वाले भी कागज़ पे नोट करते हैं, उसके बाद ढूंढना शुरू करते हैं, तमाम जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अर्निका का कहीं कुछ पता नहीं चला। 1-2 दिन और गुजर गए। इधर ससुराल वालों को पता चला तो वो भी परेशान, वो भी अर्निका को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट हो नहीं रहा। पति अलग परेशान, इधर भाई अलग परेशान, ससुराल मायका दोनों पक्ष परेशान, पुलिस अलग खोज रही है। गांव में भी ये खबर फैल गई, गांव वाले भी अपने तरीके से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें भेजी गई। लेकिन 2-4 दिन और गुजर गए और अर्निका का इधर कहीं कुछ पता न चला। वक्त के साथ साथ पुलिस वाले भी अब इस तरह से परेशान कि कहाँ गई। इधर जब लड़की की उम्र पता चलती है कि 19-20 साल और एक जानकारी ये भी मिलती है कि ये भी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, तो लोगों ने एक परसेप्शन बनाया, एक दिमाग में ख्याल आया कि शायद अर्निका का किसी से कोई अफेयर वगैरह रहा होगा, किसी से अर्निका प्यार वगैरह करती होगी, लिहाजा वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। अब ये चीज़ जब आसपास के लोगों ने देखी, आपस में इस तरह की बातें की, ये खबर पति तक पहुंची, पति भी काफ़ी नाराज़ हुआ, उसे बुरा लगा किस तरह की बातें मेरी पत्नी के बारे में हो रही। लेकिन वो भी बेचारा कंफ्यूज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात में सच्चाई हो, क्या करे। इधर मायके वालों को भी कोई खबर नहीं, पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें कोई सबूत मिल नहीं रहा। परिवार वालों से पूछा, ससुराल वालों से पूछा, मायके वालों से पूछा, कहीं किसी के पास कोई जानकारी नहीं। लगभग 1 हफ्ते गुजर गए। 1 हफ्ते गुजर गए। हफ्ते भर से पुलिस वाले, ससुराल वाले, मायके वाले जांच पड़ताल करते रहे। लेकिन 1 हफ्ते गुजरने के बाद एक चीज़ और हुई। इधर जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा, अब मायके वालों को ये डाउट होने लगा कि कहीं ससुराल वालों ने ही तो जो बहू थी उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि जब बिटिया को कुछ होता है ससुराल में तो आदमी को यही लगता है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही कुछ किया होगा। सेम चीज़ अर्निका के माँ बाप, भाई बहन, उनको लगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम चल के एक बार ससुराल वालों से बातचीत करते हैं। उसके बाद अर्निका के जो भाई थे संजय केवट, वो और बाकी परिवार के लोग पहुंच जाते हैं दीपनाथ के पास, जो अर्निका का हस्बैंड था। उसके पास जाते हैं, जाने के बाद उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया। अब ये बात जब पति सुनता है तो सुनने के बाद काफ़ी नाराज़ होता है। उसने कहा एक तो मेरी बीवी गायब है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब एक साइड मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि पति ने किया, इधर पति बार बार झुंझुला जा रहा चूँकि उसकी पत्नी गायब। इसी बात को लेके गहमा गहमी होती है। उसके बाद मायके वालों ने इसको पीट दिया, दीपनाथ को। अब दीपनाथ को पीटा तो गांव में खबर फैली। इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। अब जब पुलिस को इत्तला कर दिया तो पुलिस बेचारी आई। उसे लगा कि ये क्या, इधर अब तक किडनैपिंग का मामला, इधर घरवाले ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, रिश्तेदार ही। उन्होंने बीच बचाव करना शुरू किया। अब पुलिस वालों ने जब बीच बचाव करना शुरू किया तब जो भाई था लड़की का, संजय केवट, उसने एक लाइन बोली। उसने कहा कि ऐसा है, आप बीच बचाव करने से अच्छा है कि इस आदमी से थोड़ा ठीक से पूछताछ कीजिए, क्योंकि इसकी बातों से ऐसा लग रहा कि ये ज़रूर कुछ जानता है। अब ये लाइन जब पुलिस वालों ने सुनी, उसने कहा कि इतनी अकीदे से कैसे कह सकते हो। तब उसने कहा कि जब मारपीट हो रही थी तब इसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले थे, तो एक बार आपसे विनती है कि एक बार इससे पूछताछ कर लीजिए। अब ये लाइन जब वो सुनते हैं पुलिस वाले, तब उन्हें कुछ और भी याद आता है कि जब कंप्लेन हुई थी और पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की थी, तो फिर हस्बैंड ने उस हिसाब से कोऑपरेट किया नहीं था और उस हिसाब से वो परेशान भी नहीं था। तो क्या लड़की का भाई सही कह रहा? अब पुलिस वालों ने पूछताछ करी और साथ ही भाई ने भी पूछताछ करी। जब पूछताछ करी तब एक लोकेशन का पता चला, और ये लोकेशन इसी गांव से 2 किलोमीटर दूर है। जब लोकेशन का पता चला तो फिर भाई जो था भाग के वहाँ जाता है नदी किनारे। एक नदी है, गोइठवा नदी, और उस नदी किनारे जब बालू को देखता है तो वहाँ पे एक दुपट्टा दिखाई देता है। जैसे ही दुपट्टा देखता है फ़ौरन वहाँ खुदाई करता है, और जब खुदाई करता है तो वहाँ पे एक टुकड़ों में डेड बॉडी मिलती है, और ये बॉडी किसी और की नहीं, अर्निका की थी।
अब जैसे ही ये जानकारी भाई पाता है, जैसे ही अपनी बहन की टुकड़ों में लाश देखता है, फ़ौरन भाग के पुलिस वालों के पास जाता है, उनको पूरा मामला बताता है। पुलिस वाले अब दीपनाथ को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब इससे पूछताछ होती है कि क्या तुमने ही मारा। जब ये पूछताछ होती है तब दीपनाथ कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा। तब पूछा गया कि क्यों, तब इसने पूरी वजह बताई और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले दीपनाथ एक लड़की को प्यार करता था और दोनों में काफ़ी शिद्दत वाला प्यार था। एक दूसरे के साथ दोनों ने जीने मरने की कसमें खाई, एक दूसरे के साथ तमाम वो संबंध बनाए जो एक मियाँ बीवी के बीच होते हैं। दोनों को यकीन था कि घर वाले शादी के लिए हाँ कर देंगे। दीपनाथ ने अपने परिवार वालों को ये बात बताई, लड़की ने अपने परिवार वालों को ये बात बताई। अब किस्मत का खेल देखिए कि दीपनाथ ने जब अपने माँ बाप को ये बात बताई कि शायद माँ बाप मान जाएं, तो माँ बाप काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अगर शादी कर लोगे तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब ये बात जब दीपनाथ सुनता है, उसके बाद चूँकि कमाता वाता भी नहीं था, कोई ज़्यादा साधन भी नहीं थे, मजबूरी में फिर कहता है कि ठीक है, अब आप जो बोलिए। उसके बाद माँ बाप अपनी ज़िद पे एक लड़की से उसका रिश्ता तय कर देते हैं जिसका नाम था अर्निका। और किस्मत का खेल देखिए कि अर्निका वही थी जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसकी मौसेरी बहन, यानी जिससे प्यार करता था उसकी मौसी की लड़की से अब इसकी शादी हो गई। अब शादी फिक्स हो गई। दोनों परिवार वालों को बातें पता चली कि दोनों के बीच प्यार है, लेकिन ना ही अर्निका के माँ बाप ने कुछ सोचा, ना ही दीपनाथ के माँ बाप ने कुछ सोचा। अपनी ज़िद, अपने जुनून के आगे इन दोनों की फिर शादी करवा दी, दीपनाथ और अर्निका की। अब दीपनाथ और अर्निका की शादी हो गई। शादी के बाद भी अब मन में तो वही लड़की बसी थी, तो दीपनाथ अक्सर उस लड़की से मिलने जुलने के बहाने खोजता, उससे बातचीत करता। इसी दौरान 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को माँ बाप थे नहीं और अर्निका भी कहीं बाहर गई थी। तो इसी दौरान दीपनाथ को लगा कि काम करते आज मौका बढ़िया है, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेते हैं। अब ये आइडिया दिमाग में आया। उसके बाद हुआ कि बुला लेते हैं। लड़की को फ़ोन किया, लड़की आ गई। उसके बाद कमरे में दोनों गए, बहुत दिनों बाद मिले थे, थोड़े रोमांटिक हो गए, एक दूसरे के साथ क्लोज़ हो गए। जैसे ही क्लोज़ एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के ये लोग मोमेंट बिताने लगे, तभी दीपनाथ की जो बीवी थी अर्निका, वो आ जाती है। अब अर्निका आती है, आने के बाद जैसे अपने पति को ये चीज़ देखती है, फ़ौरन रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है मैं इसके बारे में सबको बताऊंगी। अब दीपनाथ जब ये चीज़ देखता है, उसे लगता है कि यार अब ये तो भांडा फूट जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर दीपनाथ अपनी उसी गर्लफ्रेंड की मदद से अर्निका को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद अब एक तरफ तो पति ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ मासी की बेटी ने पकड़ रखा है। दोनों अब उसका गला घोंटते हैं। काफ़ी देर तक अर्निका संघर्ष करती है, लड़ती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन प्रयास बेकार था। अंत में तड़प तड़प के अर्निका अपना दम तोड़ती है। इसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते। इसके बाद ये लोग उसकी लाश के टुकड़े करते हैं, क्योंकि ये भी था कि लाश को क्या किया जाए, ठिकाने ठीक से नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे। लाश के टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद फिर उसको एक बोरे में पैक करते हैं, नदी किनारे लेके जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को उस गड्ढे में डालते हैं और गड्ढे में डालने के बाद उसके ऊपर से केमिकल डाल देते हैं, तेजाब टाइप, ताकि ये लाश चंद दिनों के अंदर गल जाए। उसके बाद गड्ढे को बंद करते हैं और फिर आते हैं वापस। इसके बाद दीपनाथ ने कंप्लेन दर्ज करवा दी। अब ये तमाम कहानी दीपनाथ सुनाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की को भी गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अब यहाँ 2-3 सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में भी हैं और शायद हम लोग, मैं खुद वीडियो के माध्यम से इस सवाल को उठा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग तक ये वीडियो पहुँचे, तो हो सकता है जांच पड़ताल हो। एक घर के अंदर अगर एक बहू का कत्ल हुआ, मायके वालों को तो नहीं पता चला, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि 4 दिन 6 दिन लग गए और ससुराल वालों ने कुछ कदम नहीं उठाया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दीपनाथ के फादर और मदर भी इन्वॉल्व हों? क्योंकि मायके पक्ष वालों का कहना है कि जो अर्निका है उसके साथ दहेज वहेज भी दिया था। उसके बाद ये लोग तगड़े दहेज की डिमांड कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज के लालच में लोगों ने भी कुछ ऐसा किया हो? एक अहम सवाल है। और इतनी चीज़ें हो रही थी, लाश के टुकड़े हो रहे थे और लाश को डंप किया गया, तो क्या माँ बाप या फिर परिवार के किसी सदस्य ने देखा नहीं? तो ये कैसे पॉसिबल है? ये दूसरा सवाल है। ये दोनों सवाल अपने आप में जांच करने योग्य चीज़ें हैं।
तो वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि एक लड़की को इंसाफ मिल सके। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर माँ बाप जिद ना करते, देवनाथ की उसी लड़की से शादी करवा देते, हो सकता है कि कुछ दिन तक दिक्कत होती, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते। कम से कम एक बेचारी अर्निका की जान तो नहीं जाती। लेकिन लोग अपनी जिद में किसी भी मासूम की जान को दांव पे लगा देते हैं। और अर्निका के माँ बाप को भी पता था, फिर भी उन्होंने शादी करवा दी। तो दोनों ही गलत थे और अंत में एक मासूम बेचारी दुनिया से चली गई। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।